खुश आमदीद और सुबह बखैर। अब आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने एक ऐसे मेहमान से जो ज़रख़ेज़ ज़हन, एक नरम दिल और उसके साथ साथ हसास तबीयत और ख़ूबसूरत गुफ्तार और ज़ुबान रखते हैं। लहजा उनका बड़ा कमाल है। शायरी की उनकी 3 किताबें जो हैं वो आ चुकी हैं, जिनमें से एक इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसे मोहब्बत भीगता जंगल का नाम उन्होंने दिया। ख़ुद जो है वो जर्नलिज़म से वाबस्ता है, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ये जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है उसको किसे कंसीव करना, डिज़ाइन करना, उसको पूरा प्लान करना, इसका क्रेडिट जो है वो इन्हीं के सर जाता है। ख़ुद भी इसी को पढ़ाने से मुंसलिक है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर भी दे रहे होते हैं। लेकिन अहमद हम्माद मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अहमद हम्माद? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। लेकिन जो मैंने बीच में कहा है, आप पूछेंगे आपने लेकिन क्यों कहा? मैं समझ गया। क्या? शायरी। शायरी मेन हवाला जो है वो शायरी का। एंड आई रियली एडमायर अहमद हम्माद। इनका जो होता है ना अंदाज, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपकी इजाज़त से मैं आपकी उसमें से एक तो मुझे आपकी ये बेबसी बड़ी अच्छी लगी है। मैं तुझे मार भी नहीं सकता और ये जंग हार भी नहीं सकता, है ना? क्या मर्दाना वो मोहब्बत है कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, है ना? सही, बिल्कुल ठीक। ये जो है ये मोहब्बत में इंतहा पसंदी है। ये तो बेबसी की इंतहा है। अच्छा। है इंतहा पसंदी ही, लेकिन बेबसी का कमाल है। सही। सो ये बेबसी की इंतहा पे आदमी आए तो मोहब्बत की वो इंतहा पे होता है उस वक्त, या फिर वो उस वक्त कोई और इंतहा होती है? मेरा ख्याल है कि यहाँ से एक दरवेशी की ज़िंदगी का आगाज़ होता है। आपका जो सफ़र है वो दाखिल की जानिब शुरू हो जाता है और वो मकाम होता है जहाँ से आपको बहुत कुछ सोचने समझने के लिए मौका मिलता है और वक्त मुयस्सर होता है। और आप ये देखते हैं कि हमारे तमाम प्लान्स, हमारे तमाम मंसूबे वो फ्लॉप क्यों हुए हैं, वो क्यों नहीं कारगर साबित हुए, और उससे फिर आप रीअसेस करते हैं अपने आप। ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट नहीं है, महबूब ना मिला तो चलो रब ढूंढ लें? मेरा ख्याल है कि वो एक बड़ा है, तो ये क्लीशे सी बात, लेकिन ये दुरुस्त है। और इससे रिलेट करती हुई ये है ना कि मैंने अपने मंसूबों के टूटने से खुदा को पहचाना, के टूटने से अपने रब को पहचाना। क्या बात? तो आपने अपने रब को पहचान लिया? मेरा ख्याल है कि जब मैं कायनात पे नज़र डालता हूँ, तो बरगसा बल्कि ये कहता था कि मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जब वो गांव के पगडंडी पे जाते हैं और वो जब वो रोईदगी देखते हैं, फूलों को देखते हैं, और फिर भी वो कहते हैं कि कायनात खुद ब खुद चल रही है। क्या कितनी अजीब बात है ना। मेरे तो खुद उन लोगों पे, और जो अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, हम में से हर एक की ज़िंदगी एक मोज़ा है, और बहुत सारे उस मोज़े के अंदर बहुत सारे मोज़े रोज़ाना हो रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो मुझे नहीं समझ आती कि कैसे। इजाज़त दें कि एक नज़म आपकी जो मुझे अच्छी लगी है मैं अपने व्यूअर्स को सुना दूँ। प्लीज़। मेरी दुनिया अधूरापन, मेरे मालिक ये कोई इम्तहां है या इनायत है कि जब भी तेरी दुनिया पे नज़र डाली, हर एक शय बेकरार और नामुकम्मल सी लगी मुझको। ना खुशियाँ खुल के हंसती हैं, ना गम जी भर के रोते हैं। समय रुकता न चलता है, यहाँ तो वस्ल भी आधा ही होता है कि धड़का ही लगा रहता है हर लम्हे जुदाई का। यहाँ का हिजर भी तो नामुकम्मल है कि यादों और फिर मिलने के ख्वाबों के सितारे टिमटिमाते हैं जुदाई के अंधेरों में। यहाँ का ज़ख्म सिल भी जाए तो अपनी निशानी छोड़ जाता है, कोई सदियों पे फैला बेरिया रिश्ता अचानक तोड़ जाता है। हर एक शय मुस्तरब है और ज़माना इज़तरारी कैफियत का नाम है शायद। यहाँ तकमील एक धोखा, सुकून सरसाम है शायद। अज़ियत सौंप जाती है हर एक शय में कमी मुझको, बहा ले जाएगी एक दिन इन आँखों की नमी मुझको। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। आपने पढ़ी बहुत अच्छी है। नहीं, और तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल ठीक था। अच्छा, खुशगवार हैरत है। अच्छा चलो शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छी पढ़ी। लेकिन ये इससे मुझे आपकी तबीयत की हसासियत का पता चला। अच्छा। कि आप उन दुखों का भी नोहा करते हैं जिन पे लोग बात भी नहीं करते, जिनको वो दुख जानते भी नहीं। सो इस तबीयत के साथ जीना आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। बल्कि मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे जो क्लास फेलोज़ थे, वो कहते थे कि तुम हंसते बहुत कम हो। तो वैसे अब तो ये डायलॉग लगता है, लेकिन उस वक्त मैंने बड़ी संजीदगी से ये कहा कि अगर आप इस ज़माने में जीते हैं और लोग जो जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, उस वक्त तामरीत का ज़माना था, तो ये अपने मुशर्रफ साहब शुरू के दिन थे, तो मैंने कहा कि इसके बावजूद अगर आप हंसते हैं तो या तो आप बेवकूफ़ हैं या बेहिस हैं। हसास आदमी इन हालात में हंस नहीं सकता। सही। तो ये लेकिन दुनिया का क्या कहना है? अगर रोना शुरू कर दो तो वो कहते हैं यार तुम तो रोते ही रहते हो हर वक्त, और अगर हंसना शुरू कर दो तो वो कहते हैं तुम हंसते बहुत ज़्यादा नहीं हो, और अगर आप चुप हो जाए तो आप चुप क्यों रहते हैं? सो दुनिया कब चुप रहती है? बिल्कुल सही, बिल्कुल कहने दे जो कहती है। सही बात। सो ये ई जर्नलिज्म और शायरी,
यार वो फ्रंट फुट पे खेलना है, ये बैक फुट पे आके वो करना है, तो ये दोनों में कैसे आप चलते हैं? मेरा ये ख्याल है कि कंप्यूटर साइंस और साइंसेस जितने भी अप्लाइड साइंसेस या नेचुरल साइंसेस, वो दिमाग है और शायरी दिल है, और किसी न किसी मकाम पे इनका इत्तिसाल ज़रूर होता है, ये ज़रूर मिलते हैं। एक बड़े अच्छे राइटर हैं मगरिब के, रिचर्ड गैब्रियल, उनका एक मजमून है पोइट्री ऑफ प्रोग्रामिंग। उन्होंने ये कहा है कि जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो दरअसल एक नज़म कह रहे होते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, तो हर पुल का डिज़ाइन एक सा होता है, लेकिन आप हैरान होंगे कि जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो किसी एक सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन दूसरे से नहीं मिल रहा होता। यू हैव टू बी क्रिएटिव इन ऑर्डर टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। इसी तरह द सेम गोज विद द पोएम, कि जब आप नज़म लिख रहे होते हैं तो आप बिल्कुल एक अपनी इकाई, अपनी आइडेंटिटी, अपनी इनफरादियत लेके आते हैं। मेरा ख्याल है कि यही नुक्ता इत्तिसाल है, दरअसल क्रिएटिविटी जो है वो एक नुक्ता इत्तिसाल है इन दोनों। अच्छा, लेकिन मुझे तो जहन का और दिल का रिश्ता मर्द और औरत का लगता है। जहन मुझे हमेशा एक क्रिटिकल टाइप की एक चीज़ लगता है ना, जो हमेशा आपको कह रहा था ये करो, ये ना करो, ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, छोड़ दो, ये कर लो। दिल जो है वो इन चीज़ों की हद से बाहर होता है, वो नहीं सुनता इन बातों को। वो क्या ज़माना है, क्या समाज है, क्या रिवाज है, क्या चीज़ें हैं, वो कहता है बस जो मैं चाहता हूँ, जो मैं कहती हूँ, जो बड़ी मुझे अच्छी बात है। ये डायमेंशन मैंने इस तरह नहीं कभी सोचा था। ज़ाहिर है दुनिया में हर चीज़ वो जो है ना, मजाक दुई से हुई जोज, हर चीज़ पेयर्स में है, लेकिन मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। मेरा ये ख्याल है कि ख़ुद मर्द और औरत भी तो इंसान है। यानी अब जब हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की बात करते हैं, मुजर्रद तसव्वुरात की बात करते हैं, तो मैं बिलअमूम अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि क्या कभी आपने कोई इंसान देखा है? तो वो कहते हैं हाँ जी देखा है। मैंने कहा मुझे भी दिखा दें, इंसान तो नज़र नहीं आता है, या वो मर्द होता है या वो औरत होता है। हाँ, वो दोनों जब उनको ऊपर मिलाते हैं, पिरामिड की टॉप है, तो वो इंसान है। हाँ। तो दरअसल तो ये एक ही इकाई के दो रुख हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। तो मुझे तो इनमें भी कोई जो डिस्पैरिटी है वो नज़र नहीं आती है ही नहीं डिस्पैरिटी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चले फ़र्क अल्लाह ताला ने रखा हुआ है एक दूसरे के साथ चलने के लिए, वो उतना फ़र्क ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि जो आपकी बात है कि जो जब कोई चीज़ प्यूरीफाई हो जाती है ना, अपनी प्राइम फॉर्म में आती है, तो वो दिल होता है। या दूसरी सूरत में जब मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाया तो वो अशरफुल मखलूकात था, और इंसानों के अंदर जो बेहतरीन मखलूक है, जो हर लिहाज से जो मेटाफर ऑफ ब्यूटी है, वो खातून है। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे अभी मौजज़ों की बात कर रहे थे ना हमाद, मेरा नज़र अपनी तरफ चलेगी। कितना बड़ा मौजज़ा है ना, मैं सारी ज़िंदगी, अगर आप मेरी पूरी ज़िंदगी को देखिए, पढ़े ना, तो यू विल कैन सम इट अप इन वन वर्ड, दैट इज़ दिल। आई एम ए इमोशन बेस्ड पर्सन। अच्छा, और मेरा जो ज़िंदगी का पहला कैरेक्टर जिससे लोग मुझे जानते हैं, दैट वाज दिल आपी। जी बिल्कुल। सो कितना अल्लाह ताला की तरफ से हुस्ने इत्तफाक पाज़ के चीज़ें, थिंग्स हैपन। आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह से कैन यू सी समथिंग के? बिल्कुल। ये तो यानी हम लोग तो ये कहते हैं कि मतलब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस, मेरा तो अपना एक्सपीरियंस ये है कि हर चीज़ कल्ब पे उतरती है, और कुरान करीम में भी आप देखें कल्ब की बात ज़्यादातर की है। दैट इज़ द सेंटर ऑफ पर्सनैलिटी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर्सनैलिटी के हों तो जो दरमियान होता है वो कल्ब होता है। तो ये दिल ही है, यानी मरकज़ है, बुनियादी तौर पे शख्सियत का मरकज़ तो दिल ही है। तो इस लिहाज से हम देखें तो जो लोग ये कहते हैं कि आप दिल की बात मानते हैं, लिहाजा आपसे बात करना फजूल है, जिसका IQ अच्छा है हम उससे बात करेंगे, मेरा ख्याल है दे आर मिस्टेकन। उनको उससे बात करनी चाहिए जो दिल की बात मानता है, क्योंकि वो प्योर होता है, उसमें वो मुनाफकत नहीं होती है, वो अक्ल अय्यार है सो भेस बना लेती है। इश्क बेचारा ना मुल्ला है, ना जाहिद, ना हकीम। तो ये तो इश्क तो मतलब दिल तो प्योरिफिकेशन का नाम है। दिल तो प्योर पर्सनैलिटी जो होती है उसको कहते हैं, वो सरापा दिल है। सही। अच्छा, ये बददिल होना ज़्यादा ख़तरनाक होता है या संगदिल होना? मेरा ख्याल है कि बददिल होना, क्योंकि उसकी समझ जल्दी नहीं आती। दिल तो लेकिन फ्रंट फुट में आगे अगर मैं आपकी शायरी पढ़ूं तो मुझे लगता है कोई एक संगदिल सी महबूबा थी जिसने आपको खासा बददिल किया है। शायद वो है ना कि मतलब इसमें अच्छा जो दिल होता है ना, जो महबूब होता है, उसको हम ही संगदिल बनाते हैं। अच्छा। वो है ना, जो हमारी दुआओं से खुदा बना होता है, और वो मतलब होता वो पत्थर ही है, वो हमारी दुआओं से खुदा बना होता है। जब उसको ये एहसास हो जाता है तो वो दोबारा पत्थर बन जाता है, तो हमारी दुआएं भी पीछे हट जाती हैं। तो बुनियादी तौर पे हम लोग कसूरवार होते हैं उसको मोम दिल से पत्थर दिल करने में। वो हमारा क्या कसूर होता है? किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, या इजहार इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, इतना खुल के नहीं करना चाहिए। आई मीन
टोटल सबमिशन होनी चाहिए, सही। बट इन डीड होनी चाहिए, इन सही। वर्ड्स, नॉट ओनली इन वर्ड्स। तो यार आपने 3 किताबें लिख छोड़ी हैं तीनों में, इसमें वो लाहौर की सुनी गली भी मैंने पढ़ी है, ये पूरी किताब मैंने भी पढ़ी है, और बहुत सारे जिस अहमद से तुझको शिकवे रहते थे उसको मैंने छोड़ दिया है, और बता। तो ये आप तो मुसलसल इजहार इकरार सारा कुछ करे जा रहे हैं। अब इसमें बहरहाल ये है, एक पिछली किताब का एक शेर है कि एक इजहार न कर पाने के दुख में अहमद अब जहाँ चुप का तकाजा हो वहाँ बोलता है। तो जितना बोलता जा रहा हूँ वो दरअसल उस एक चुप की खिफत को मिटाने के लिए कि जो बर वक्त नहीं हो सका। बिल्कुल सही। अच्छा, कैसे देखते हैं आप अपनी शायरी को, इसके अंदाज को, एज कम्पेयर टू जो आजकल और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ जो पुराने लोग कर गए हैं, बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ पे गुजरे, अहमद फराज से लेकर तो आजकल माशाल्लाह अमजद इस्लाम अमजद, और फिर इफ्तिखार आरिफ और मुनीर न्याजी, और लेते जाएँ आप नाम, और एक हिस्ट्री है। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें टी.एस. एलियट की एक बड़ा मशहूर मजमून है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये आपको मुंसलिक करता है आपकी रिवायत के साथ। जितने ग्रेट मास्टर्स हैं उनको पढ़ने के बगैर जब आप लिखेंगे तो वो गोया री इन्वेंशन ऑफ द व्हील होगा। आप हो सकता है कि किसी चीज़ को दोहराते चले जा रहे हों। बेहतर यह है कि सबको पढ़ लें। अल्लाह ताला ने जो आपके अंदर क्रिएटिव पोटेंशियल रखा हुआ है वो नहीं ख़राब होगा, वो स्पॉइल भी नहीं होगा, और वो डिट्रैक्ट भी नहीं होगा। सारे ग्रेट मास्टर्स को पढ़ लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कॉलरिज की एक बड़ी अच्छी बात है, उसने कहा कि मैंने कोई बड़ा शायर नहीं देखा जो बड़ा फ़लसफ़ी नहीं था। आपकी शायरी में अगर तफक्कुर मौजज़न नहीं है, सिर्फ एहसास ही एहसास है, तो वो बड़ी शायरी नहीं बनती। एहसास और तफक्कुर जब दोनों मिल जाते हैं तो इनका जो अमेज़ा होता है, जो तख्लीकी अमेज़ा होता है, उसमें समझ ले तख़य्युल के जब आप पख लगाते हैं तब शायरी वजूद में आती है, और वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। बिल्कुल सही। तो इसको करते करते दाढ़ी में बूर तो आना ही आना ना। जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली ये डिपेंड कर, देखें जो दिमाग का या आपके फ़न का ताल्लुक आपकी उम्र से नहीं होता, तभी उम्र से नहीं होता। बाज़ लोगों को जिसने ये दुनिया बनाई है और जिसने हमें बनाया है, जिसने ये दिमाग बनाया है, उनको बहुत जल्दी अता हो जाती है। बाज़ की रियाजत बहुत लंबी होती है, बाज़ को वाया बठिंडा आना पड़ता है, बाईपास से आना पड़ता है, बाज़ को डायरेक्ट मिल जाती है कुछ ना कुछ। सही। तो ये सब चीज़ें इसी तरह। अच्छा, मैं मुसलसल भटक रही हूँ। देखिए, ई जर्नलिज्म पढ़ाना, वहाँ जाके वो एक एडवांस, लेटेस्ट, मॉडर्न मोहब्बत जो है वो उसकी कदीम रिवायात हैं, वो उन रिवायात से आज भी नहीं बदलती और फिरती, ना बदल सकते आप उससे। वफ़ा के आज भी वही तकाज़े हैं, जफ़ा के आज भी वही अंदाज़ हैं, हिजर के आज भी वही रोने हैं, वसल के आज भी वही, जिसे कहते हैं ना, फ़िराक की अपनी लज्जत, अपने वो तमाम मामले, ये सब मामला जो हैं उसी तरह जिंदा हैं और ये रहेंगे हमेशा। हर दौर का आशिक और हर दौर का प्यार करने वाला इन्हीं में से ही गुजरेगा, कोई चीज़ बदलती नहीं है। तो ये कदीम और जदीद में कैसे आप मैनेज करते हैं? बिकॉज यूजुअली जो लोग लिटरेचर के लोग होते हैं वो ज़रा पुराने दौर में जिंदा रहते हैं, नई चीज़ों के साथ नहीं कोप कर सकते। मैं तो अपने प्रोफेशन से और अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत करता हूँ। कौन सा वाला है वो शायरी है या वो ई जर्नलिज्म है? प्रोफेशन जो पेशा है, ई जर्नलिज्म है, ये तो मेरा दिल है, ये तो मेरी ज़िंदगी है। अच्छा, ठीक है। आई लिव पोइट्री, तो आई लव माई प्रोफेशन। तो जो ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो मेरी रगों में है, खून बन के दौड़ती है, वो शायरी ही है। और शायरी ने मुझे एक चीज़ सिखाई, और शायद सब शायरों को सिखाती है, वो है मोहब्बत करना हर चीज़ से। अगर आप ई जर्नलिज्म पढ़ा रहे हैं, या आप हाउस बिल्डिंग वगैरह का कोई लेक्चर दे रहे हैं, या आप एसोसिएट इंजीनियर हैं, आप उससे मोहब्बत करते हैं ना, यू फॉल इन लव विद योर सब्जेक्ट, तो आप डिलीवर करते हैं और आप यू बिकम द फेवरेट ऑफ योर डिसाइपल्स। स्टूडेंट्स आपसे मोहब्बत, वो आप में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली सरापा मोहब्बत हैं। तो शायरी कम से कम ये तो रियाजत हमारी करा देती है कि हम जो भी करते हैं पूरी दिल से, तनदही के साथ और पूरे दिल के साथ करते हैं। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि जर्नलिज्म बड़ा अच्छा करियर ऑप्शन हो सकती है मेरी ख़वातीन व्यूअर्स के लिए। सो आई वुड लव कि आप शेयर करें उनके साथ कि कैसे घर बैठे पैसे कमाए जा सकते हैं इसके लिए। जी हाँ, अच्छा किया आपने याद दिलाया। ये जो इंडिया में तो ये फिनोमिनन बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि आप घर बैठे इंटरनेट को कनेक्ट करें तो वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे ओडेस्क है, elance.com है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कराएं और वहाँ पे बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि आप उनके लिए कंटेंट राइटिंग करें और आपको वो पर्टिकुलर जो डॉलर्स होते हैं वो दें। और बहुत मतलब 500 वर्ड्स के अगर आपको $10 $15 मिल रहे हैं तो ये पाकिस्तान में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इंडिया में तो ये भी ख़वातीन करती हैं कि घर में बच्चों की देखभाल के लिए आया रख लेती हैं और ख़ुद कॉन्टेंट राइटिंग करती हैं और वो 70-80 हज़ार 90 हज़ार आराम से घर
घर बैठ के कमा रही होती हैं, क्योंकि ये आसान काम है। अगर आप 4 से 5 घंटे कंटेंट राइटिंग करें और आपका वो पेपैल के ज़रिए से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं, इससे अच्छी जी घर से बिल्कुल। तो अच्छा, लेकिन ये पाकिस्तान में ये सक्सेसफुल आइडिया है, और अगर नहीं है बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, जिस सर्वर को इंडिया से आप अप्रोच कर सकते हैं उसको पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। वो कौन सा सर्वर, दोबारा नाम लें? odesk.com, ये वेबसाइट है odesk.com, और elance, फ्रीलांस होता है ना जैसे, elance.com, इन दोनों वेबसाइट्स पे जाएं और वहाँ पे आपको अपनी पसंद के बेशुमार प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप इवन डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं तो लोगों को डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत होती है, आप उनको डॉक्यूमेंट्रीज बना के दे दें। अगर आप एडिटर हैं डॉक्यूमेंट्री के तो वो डॉक्यूमेंट्री आपको भेज दें कि आप एडिट कर दें। अगर आप वॉइस ओवर दे सकते हैं अच्छी, अगर आप स्क्रिप्ट राइटर हैं अच्छे, तो वो वहाँ पे तो मतलब वो एक समंदर है, और वहाँ पे हमारी ख़वातीन अपनी पसंद की जो भी चीज़ें, मतलब हमारी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडिटिंग सीखी हुई है, वीडियो एडिटिंग सीखी हुई है, वहाँ पे जाएँ, जाके वीडियो एडिटिंग का कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ें और वो अच्छे खासे कमा सकें। बल्कि एक वेबसाइट है फाइवर, FIVER, fiverr.com, हर काम $5 में। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि फ़लाँ गीत लिख दें मुझे 10 लाइनों का, आपको $5 मिल जाएंगे। पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो आपको 8-10 लाइनों के कितने पैसे मिल जाते हैं, मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ पे ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? मुझे अक्सर बच्चियाँ मिलती हैं, हम काम करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्या करना चाहते हैं? कुछ भी। ये बड़ा मसला। मैंने कहा यार, करियर काउंसलिंग पाकिस्तान मतलब कुछ भी का मतलब क्या हुआ? और मैंने देखा है कि ये जो कुछ भी वाले लोग होते हैं ना, ये कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। मैं इतनी सी थी हमार, और मुझसे सारे लोग पूछते थे कि क्या करना है, तो मैं कहती टीवी में जाना है। सारे मुझे कहते थे यार ये क्या, मैं कहती टीवी में जाना है। बिल्कुल ठीक। और मुझे नहीं पता कैसे जाना है, लेकिन जाना टीवी में। सो समटाइम्स मुझे लगता है क्लैरिटी नहीं है हमारे यहाँ पे। तो हमारी ख़वातीन, आपको लगता है कि इंडिया की ख़वातीन तो बड़ी, देखिए असल में हमारा ये मीडिया का काम है। मीडिया के स्टूडेंट होने के नाते हमें ये पता है, एक बड़ी अच्छी बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ। एंटन चेखोव ने कहा कि अदीब का जो काम होता है वो एक मक्खी का काम होता है। जैसे मक्खी हवा में से गंदगी चूस के हवा को साफ़ कर देती है, अदीब भी इसी तरह हमारे दिमाग में से जो गंदगी होती है उनको साफ़ करके अच्छे ख्यालात को तरवीज देता है, उनको जन्म देने का बायस बनता है। हमारे यहाँ अदीब और सहाफ़ी का बुनियादी तौर पे यही काम है। हमारे मीडिया ने हमारी हवा की क्लींजिंग बहुत की है। इसी तरह उनको करियर काउंसलिंग उनकी बहुत बेहतर तरीके से की है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि देखें हमें प्रिंट मीडिया में जगह नहीं मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह नहीं मिलती है। मैं उनको उंगलियों पर गिन गिन के बताता हूँ कि देखें पिछले 1 साल में कितने TV चैनल्स खुले, कितने अखबारात आए, अंग्रेज़ी भी उर्दू भी, कितने रेडियो चैनल्स, FM चैनल्स आए हैं, कितने जो डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। देखें अब वीडियो CV जो है, CV मेकिंग जो है, उसने अपना चेंज कर लिया, पैराडाइम शिफ्ट आ गया उसके अंदर। तो मतलब लोग करने वाले बने। हमारे मीडिया जो पर्सन्स हैं उनका ये बुनियादी तौर पे रोल है। इन द एब्सेंस ऑफ जो है इंडिविजुअल करियर काउंसलर्स, अगर वो नहीं है तो ये हमारा आपका काम है कि हम अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि ये करियर्स हैं, इन में आप अपनी किस्मत को कोशिश करें, ट्राई करें। बिल्कुल सही। वापस आए शायरी की तरफ। जी प्लीज। मोहब्बत करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। 3 किताबें लिखने के बाद भी आप ही कहते हैं? बिल्कुल। ये तो इससे मुझे तो लगता है कि जो बंदा मोहब्बत नहीं करता वो जीता ही नहीं है। जिन्हें लोहर नहीं वेख्या वो जमिया नहीं, जिन्हें मोहब्बत नहीं की थी वो जिया ही नहीं। मतलब ये तो जिंदा रहने को आपको जिंदगी का एहसास दिलाती है। लेकिन ये जैसी बेबसी है आपकी, मैं तुझे मार भी नहीं सकता और ये जंग हार भी नहीं सकता। सो बाजू का लव हेट रिलेशनशिप भी तो बन जाता है। और मुसीबत मैंने अक्सर अपने यहाँ पे देखा है, लव हेट रिलेशनशिप है। प्योर लव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। हम जिस वो उसी काफिर को उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। और मैं तो इसे अक्सर ये भी कहती हूँ, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। का हमें वही बंदा जहर लगता है। सही बात उसकी हरकतें जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं। हाउ यू डील विद दिस? और इसका आप शायर के तौर पर आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे तो लगता है कि एक नेमत है। देखिए एक वक्त में अगर आप सिर्फ सर्दियों में जिए, जैसे हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोग हैं, तो वो एक मौसम का मजा चखते हैं, उनको दूसरे मौसम का अंदाजा नहीं होता। जो सिर्फ गर्मियों में रहते हैं अफ्रीकन लोग जो हैं, वो सब सहारन लोग जो हैं, उनको सिर्फ गर्मियों का पता है, वो शदीद सर्दी हमारे जैसी नहीं। जो दोनों मौसम जीते हैं वो एक हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। तो ये जो एम्बिवलेंट जो होती आपका जो एम्बिवलेंट रिलेशनशिप किसी के साथ इस्टेब्लिश होता है, आप मोहब्बत की भी पीक को एक्सपीरियंस करते हैं और नफरत की भी पीक को एक्सपीरियंस करते हैं। और इस तरह ये दोनों दरअसल ठंड और पानी, यानी जो जोज हमने पहले बात की है, ये जो पेयर है
ये आपकी शख्सियत को तवाना बनाता है। लेकिन मुझे लगता है ना सही इतना हम खालिस मोहब्बत करते हैं ना खालिस नफरत ही करते हैं। खुल के किया, जो भी करें खुल के करना चाहिए। सही। जो कुछ भी कुएं यार में वो होता है ना, एक जो कुछ हो कुएं यार में दीवाना वार हो। हाँ। आप दीवानगी से नफरत करें, दीवानगी से मोहब्बत करें, दिल इन्वॉल्व करें ना इसमें। बिल्कुल सही। जो अच्छा, मुर्शीपना होता है ना वो कहीं का नहीं रहने देता। अच्छा, आप इत्तेफाक करते हैं मोहब्बत एक ही बार होती है या आपका फलसफा है नहीं ये बार बार होती है, ये फ्लू की तरह है, जब भी मौसम बदलेगा आपको जुकाम लगने का खतरा है? खैर मैं तो इसको शुरू से इसको सिंड्रोम कहता हूँ। अच्छा। ये फीवर या फ्लू नहीं है, ये इट्स अ चेन ऑफ डिजीजेस। सही। और वंस यू फॉल इन लव यू कीप ऑन फॉलिंग इन लव। इसका मतलब है कि आशिक पे एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपका है वो कल किसी और का भी हो सकता है। देखिए डिपेंड करता है, ये तो है कि किस साहिल पे कितना दम है कि कश्ती उस पर कितनी देर लंगर अंदाज रहे। बिल्कुल सही। तो वो दम कैसे पता चलता है? व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे इन लव, कीप इन लव, ये कंटिन्यू? सिर्फ इमोशंस। अच्छा। इमोशंस मतलब हमारा काम सारा, जैसे मैंने अर्ज़ किया, तफक्कुर इसकी बेस में होता है, उसके ऊपर एहसास की लेयर होती है और आखिर पे तखय्युल की। तो अगर बीच में से एहसास माइनस कर दिया जाए तो वो एक रिश्ता टूट सा जाता है। अच्छा, मैं अहमद हमाद, मुझे ना बड़ा शिकवा सा भी है, शायद मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों को होगा। मैंने फवाद तो नहीं कह दिया आपको? नहीं, हमाद ही कहा, शुरू में आपने फवाद कहा था। अच्छा, मुझे शिकवा ये है कि जैसे मेरे जैसे लोग जिन्होंने किताबों में पढ़ा, दे थॉट वाह ये क्या चीज़ है यार, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये होती है, ये दुनिया में क्या है। और उस डिस्कवरी में बहुत सारे जो है ना ज़ख्म खाने के बाद अंदाज़ा हुआ यार ये किताबों में ही होता है, ये ज़िंदगी में नहीं होता। सो बाज़ औक़ात आपको नहीं लगता शायरों ने और फिलोसफर्स ने प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ों को बहुत ज़्यादा और डिफरेंट पोर्ट्रे कर दिया? मोहब्बत, महबूबा, ये ज़िंदगी, ये तमाम चीज़ें जो इस किताब में हैं, ये हिजर जिसको आप बड़े मीठे मीठे करके लिखते हैं, ये भुगतना पड़ जाए तो लग पता जाता है। बिल्कुल लग पता जाता है, सही बात है आपकी। आलम ज़ात में, सलीम कोसर साहब का शेर है, आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। ये इश्क का एक करिश्मा ये है कि आप जितना इसको एक्सपीरियंस करते हैं, आप अपनी जो फैकल्टी ऑफ थॉट है उसको लूज़ नहीं करते हैं, ये स्ट्रेंथन होती है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो मतलब वो एक है ना कि मैं उसकी आंख के पीछे समंदर देख आया हूँ। जब आप समंदर देख के आते हैं तो आप आके लोगों को बताते हैं कि उसके पीछे समंदर है, लेकिन लोगों ने समंदर नहीं देखा होता, उन्होंने कुआं देखा होता है। सो वो विजुलाइज ही नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने समंदर को एक्सपीरियंस नहीं किया होता, कभी उन्होंने उसको देखा नहीं होता। तो इसीलिए जब वो लोग मतलब जो बिल्कुल आप समझ लें कि सबसे पहली मरतबा या दूसरी मरतबा किताब उठाते हैं, कहते हैं झूठ ही लिखा है सारा, क्योंकि उनका उस समंदर के साथ तारुफ नहीं 40 से ऊपर अगर बंदा हो तो वो कहेगा झूठ ही लिखा है। वो 18 साल 17 साल का हो तो सराहने के नीचे रख के सोएगा ना, रोकेगा उफ अल्लाह। लेकिन उसको भी देखे ना, जब किसी SMS का जवाब नहीं आता है या जब क्लास में कुरीवट के कोई देख जाता है तो भी कहेगा कि ये मतलब मैंने किसकी बातों भी यकीन कर लिया, सट्टो इन किताब में खिड़की तो बाहर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इस किताब में, मैंने पिछली का मुझे याद नहीं है, लेकिन इस किताब में आपका जो एक पंजाबी लहजे में भी जो आपने लिखा ये मियाँ साहब के शुरू किए, लेकिन अंदर पंजाबी है। हाँ। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक ट्रिब्यूट है कि ये यानी ये उनकी फ़िलासफ़ी ऑफ पोइट्री है कि नड़ा का मादा फ़र्क रो दा क्या काने क्या काहीं, कि काना और गन्ना ज़ाहिर एक जैसे होते हैं लेकिन फ़र्क उसमें रो का होता है। तो जब तक दर्द नहीं होता आपकी शायरी में, किसी काम की नहीं होती। एक इल्म दे जोरों कर दे ओ भी ज़ाहिर दिसदा, जिस पर हुए अता इलाही सुखन न छुपदा तिस्ता। जी, ये मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम। क्या खूबसूरत कलाम है, क्या आपने क्या अच्छे खूबसूरत, जैसे कहते हैं ना उसके साथ शुरू किया इंतसाब। ये जुल्म देख के तू जाने शायरी है मगर मेरी गज़ल में तेरा नाम भी है जुर्म सुखन। क्या बात है अहमद हमाद आपके शायरी की, और जिसके लिए आपने शायरी की है उसकी भी क्या बात उसके है। नाम ये फराज साहब का है और मैंने फराज साहब वो इसीलिए कोटेशन दिया है और इसलिए कि हम लोग आराम से इंतसाब कर देते हैं, लेकिन दयानतदारी से, अगर दयानतदारी का तकाजा ये है कि आप नाम लिख दें। सही, तो फिर आप इसका मतलब है अहमद फराज की छाप कुछ रही आपकी शायरी पे? छाप तो मेरे मतलब क़ारीन या आप बताएंगे, मुझे पसंद बहुत हैं और मैंने मतलब अपने अहद के, मैं समझता हूँ कि रोमांटिक पोएम में जो मकाम अमजद इस्लाम अमजद साहब का है वो किसी का नहीं है मौजूदा अहद में। और मजीद अमजद साहब का जो तफक्कुर आमेज़ और तख़य्युल से भरी नज़्म और जो आफाकी हक़ाइक़ अपने अंदर समोए, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आपको फराज साहब गज़ल के
बहुत अच्छे शायर थे। कमाल। हाँ, गज़ल के शायर थे। नज़्म मुझे उनका, अगरचे उन्होंने मंजूम ड्रामे भी लिखे हैं, लेकिन नज़्म मुझे उनकी उस तरह से बहुत ज़्यादा इंस्पायर नहीं की, लेकिन वो दिल पुकारे ही चला जाता है जाना। ये गज़ल देखे ना उनकी, बहुत अच्छी गज़लें, बहुत अच्छी हैं। नज़में उस तरह से अमजद इस्लाम, अमजद कमाल अमजद है साहब की नज़में बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपसे भी अब हम कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ मैंने तो आपकी सुनाई है बीच तो में। मुझे बहुत खुशी है, मैं दिल चाह रहा कि आप भी सुनाएं। नहीं, मैं तो सुनाती ही रहूँगी, लेकिन मैं आपसे मैं पेश करता हूं। बज़ुबान कलाम शायर, बज़ुबान शायर। जी बिल्कुल, मैं पेश करता हूँ जनाब। हंसने नहीं देते, कभी रोने नहीं देते, खदशे किसी जानिब मुझे होने नहीं देते। वाह। हंसने नहीं देते, कभी रोने नहीं देते, खदशे किसी जानिब मुझे होने नहीं देते। रहते हैं जो ख्वाबीदा मेरी आँख में दिन भर, रहते हैं जो ख्वाबीदा मेरी आँख में दिन भर, वो ख्वाब मुझे रात को सोने नहीं देते। वाह, क्या बात रहते है। हैं जो ख्वाबीदा मेरी आँख में दिन भर, वो ख्वाब मुझे रात को सोने नहीं देते। बरंगे गम सपास आने लगा है, बरंगे गम सपास आने लगा है, मेरे ढांचे पे मांस आने लगा है। हाँ, क्या बात है। बरंगे गम सपास आने लगा है, मेरे ढांचे पे मांस आने लगा है। तुम्हारे बाद मुझसे मजलसी को अकेले रहना रास आने लगा है। वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बड़ी डेप्थ में और बड़ी कमाल किस्म का आपका अंदाज, हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड गॉड ब्लेस यू, जिस तरह की आप डायनामिक शख्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, और जितने आप सोचने और महसूस करने वाले हैं, अल्लाह करे कि मोहब्बत का अच्छा अंजाम जो है वो भी आपकी शायरी की किसी किताब में हमें देखने, सुनने और पढ़ने को मिले। अल्लाह ताला आपके ज़बान को, आपके लहजे को, आपके शेर को, आपके सुखन को और ज़्यादा बढ़ावा दे। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपकी दुआएं मुझे बहुत बड़ा करके भेज रही हैं। आप बहुत बड़े हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद होगी आपसे मुलाकात, साथ रहिएगा।